और हमारे साथ में बीजेपी कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं भोपाल स्टूडियो में। नेहा बग्गा जी, आपने सुना एक आरोप जो लगातार बीजेपी पर लगता रहा, जो चुनाव की मूल वजह रही कि कांग्रेस पार्टी के असंतुष्टों को साध कर अपने पास लाकर, और इसमें तो सौदेबाजी तक का आरोप लगाकर सरकार को गिरा दिया। और अब जनता अगर साथ देती भी है तो ये हमेशा बात रह जाएगी कि किस तरह से सरकार गिराई और कैसे सरकार बनाई। पुनीत जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की जो सरकार बनी, जिसमें कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए, लोगों को ऐसा लगता था, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं देश भर के लोग सोचते थे कि उनका 40 साल का संसदीय अनुभव है और मध्य प्रदेश में वो कुछ करिश्मा करके दिखाएंगे। पर जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के नाम पर बैंड बजाने की ट्रेनिंग और ढोल चराने की ट्रेनिंग का प्रस्ताव सामने रखा, इससे उनका विकास का एजेंडा धरातल पर आ गया। और लिखित में ये ऐसी सरकार है जिसने लिखित में झूठ बोला किसानों की कर्ज माफी का, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मंच पर बुलाकर झूठ बुलवाया कि 10 दिन के अंदर किसानों की कर्ज माफी कर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की इज्जत का नहीं सोचा, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जबान का नहीं सोचा, और यही कारण है कि उपचुनाव में इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने स्टार प्रचारक सूची में होने के बावजूद दूरी बना ली। फिर कमलनाथ जी ने उपचुनाव में एक दलित महिला को आइटम जैसे शब्द से नवाजा। उसके बाद जो इनकी स्टार प्रचारक में दूसरे नंबर पर प्रियंका गांधी थी, उन्हें इतनी ठेस पहुंची महिला अपमान को लेकर कि प्रियंका गांधी जी ने अपना दौरा मध्य प्रदेश का कैंसिल कर दिया। अशोक गहलोत आने वाले थे और एक लंबी लिस्ट, हम धीरे धीरे मतलब टिक मारते जाएंगे, ये भी नहीं आए, ये भी नहीं आए, ये भी नहीं आए स्टार प्रचारकों की सूची में। एक तरफ यह है कि मध्य प्रदेश के जो इनके विधायक, इनके नेता हैं, इनके एजेंडे को साफ तौर पर समझ गए थे और कमलनाथ जी का विकास का एजेंडा और कमलनाथ जी की अहंकार की नीतियों से लगातार छिटकते जा रहे थे। वहीं पे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगाए राष्ट्रीय नेताओं का साथ कमलनाथ जी के साथ नहीं रहा। अब आप देखिए कि कमलनाथ जी ने शुरुआत की थी 2018 में, जब ये चुनाव जीत कर आए तो लेफ्ट में शरद कोल जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बैठाया था और राइट में नारायण त्रिपाठी जी को बैठाया था। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अभी भारतीय जनता पार्टी के 10 से 15 विधायक मेरे संपर्क में हैं। तो अगर कमलनाथ जी ऐसी राजनीति को बढ़ावा देते हैं, खरीद फरोख्त की कोशिश करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि कमलनाथ जो है मैनेजमेंट गुरु हैं। और अगर कोई स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस के विधायक आ जाते हैं, अपने नेता की नीतियों से निराश होकर आ जाते हैं, अपने नेता के अहंकार से निराश होकर आ जाते हैं, तो कमलनाथ जी और कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी एक नई टर्मिनोलॉजी के साथ आती है। जी नेहा जी, आपने जैसे वो बात याद दिलाई ना शरद कोल वाली, नारायण त्रिपाठी वाली, तो उसी के साथ में एक बात थी कि आप ही के वरिष्ठ नेता ने इंदौर में कह दिया था कि इशारा तो मिले, हम तो कभी भी सरकार गिरा देंगे। और वैसा ही आगे जाकर भविष्य में दिखाई भी पड़ा कि एक इशारा हुआ। और जो होली अब की बार की 2020 की सारे देश ने अपने घर में मना जरूर रहे थे, लेकिन सबकी नजर थी मध्य प्रदेश में सियासी होली के ऊपर। तब से जो सियासी रंग चले, अब जाकर दिवाली पर उसका नतीजा दिखाई पड़ रहा है, उसका परिणाम फाइनली सामने आ रहा है। अपराजिता जी, दो बातें इसमें हैं जो शायद कांग्रेस पार्टी को चुभ सकती हैं, लेकिन बात सही, क्या कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी से नाराजगी थी? क्या स्टार प्रचारक, जो अभी डॉक्टर श्रीचंद मिश्रा जी भी कह रहे थे कि यहां पूरा परसेप्शन क्रिएट होता है, आपके यहां लिस्ट तो आती है लेकिन इसमें से लोग पूरे नहीं आ पाते, इसको भी बीजेपी कम से कम यही बताती है कि क्रॉस कर दिया, ये लोग नहीं आए मतलब नाराजगी है। वो अपनी बात रखने में, स्टैब्लिश करने में, सिद्ध करने में कामयाब हो जाते हैं जनता के बीच में, और यहां आप कहते रह जाते हैं और परसेप्शन वहां क्रिएट हो जाता है। ये एक बड़ी वजह तो नहीं है इस नतीजे की, इस रुझान की? पुनीत जी, एक ही गलती है कांग्रेस पार्टी की, जो हम काम बहुत करते हैं उसको सही तरीके से आई थिंक पुट आउट करना इज मोर नेसेसरी। यहाँ पे ऑप्टिक्स की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से खेलती है। काम कुछ नहीं, विकास का मुद्दा कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात करो, ध्यान भटकाओ, पूरा एजेंडा वही रहता है। कि विचित्र बात कि कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, जनता आपके 15 साल का रिपोर्ट कार्ड माने, भ्रमित करने के लिए बोलो 15 महीनों में क्या हुआ, वो सब बातें भारतीय जनता पार्टी को भली भांति आती है। दूसरी चीज, यहाँ पे बार बार आइटम का जो जिक्र होता है, एक महिला के तौर पर मुझे इसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी, आई ऑलवेज फील ऑन एवरी प्लेटफॉर्म
कमलनाथ जी ने जो कहा था कलोकियल टर्म्स में, आइटम का मतलब वहां पर होता है जिसको कुछ समझ नहीं आता, वहां की उस भाषा में आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो लोग आपको बताएंगे कि आइटम का क्या परिभाषा, क्या मतलब होता है। बट भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, अर्थ का अनर्थ करो, क्योंकि विकास तो हुआ नहीं था 15 सालों में, तो खींच खींच के गलत मुद्दे निकालो और जनता को भ्रमित करो। टर्मिनोलॉजी की अगर बात की जाए, पर आपको देखिए युद्ध के मैदान में, राजनीतिक युद्ध के मैदान में आपको हथियार वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे ना। आदमी देखिए झुककर प्रणाम करने वाला मामला जिसको सीएम साहब ने उठा ही लिया, हर एक सभा में खुद कहते थे कि हाँ भाई मैं झुक के प्रणाम करता हूं, हाँ मैं किस परिवार से आता हूं। ऐसे तमाम मुद्दे थे जिन्होंने परसेप्शन को क्रिएट किया। ये भी तो आप देखें, आप खुद भी मान रहे हैं कि परसेप्शन बड़ी चीज होती है, तो फिर राजनीति में अगर एक तरफ सबसे बड़ी पार्टी तो सबसे पुरानी पार्टी भी है। वो कांग्रेस पार्टी तो मैं बार बार कहती हूं, इट्स नॉट ओनली अ पॉलिटिकल पार्टी, एक मूवमेंट है। अंग्रेजों को हमने बाहर निकाल दिया भारत देश से, ये तो बहुत छोटी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी रग रग में है हर एक भारतीय के लिए, इट्स द बेसिक डीएनए है इंडिया का। जितना काम हमने किया मध्य प्रदेश में, हमसे सिर्फ एक ही गलती हो गई कि कमलनाथ जी ने सौदेबाजी की राजनीति नहीं की, उन्होंने अपने सिद्धांतों पर राजनीति की। उन्होंने कहा कि पहली बार हम आर्थिक गतिविधि लाएंगे मध्य प्रदेश में, हम महिलाओं के लिए सम्मान, युवाओं के लिए रोजगार। विधानसभा के पटल पर खुद भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर जब ये स्वीकार कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से किसानों की बात करती है, जब आपने किसानों के छाती पे गोलियां चलवा दी। 15 साल के कुशासन स्कैम राज के बाद जनता ने आपको जनादेश दिया कि अब आप सत्ता से दूर रहिए, पर एक इंसान शिवराज जी की लालसा पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए, कोविड महामारी के बीच आपने रिसोर्ट पॉलिटिक्स खेली, आपने मध्य प्रदेश जनता के साथ खेला, और इसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे हैं, ये सब पुरानी बातें हैं। अपराजिता जी नहीं हो सकती। थोड़ा सा आगे हैं, मैं तो कैंपेनिंग की बात कर रहा था। कैंपेनिंग में एक एक मुद्दे को कैसे बीजेपी ने उठाया। अपराजिता जी आप जितनी बातें कर रही हैं, आपकी बातों से आपकी बात से इत्तेफाक तो रखा जा सकता है। आपने बोला कि आप पॉलिटिक्स में, कांग्रेस में आप बाई चॉइस हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और जैसा आपने बोला कि हम अपनी चीज को की मार्केटिंग नहीं कर पाते सिद्धांतों से, जी, सिद्धांतों की, या जो भी आपके काम की बात भी आपने की। सिद्धांत की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सिद्धांत की बात करेंगे तो फिर बहुत दूर तक चली जाएगी बात। काम की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब दोनों पार्टियों में कोई सिद्धांत जैसी चीजें नहीं है जिसपे कोई बात की जाए। विचारधारा, सिद्धांत, ये सब बात करना मुझे लगता है आज के दौर में ठीक नहीं लगता। सिर्फ काम की बात कर लें उतना ही बहुत है। तो आपने बोला कि हम अपने काम का प्रचार नहीं कर पाए। जब आप बोलते हैं कि आपने कर्ज माफ़ किया और आपके पास उसकी लिस्ट है किसानों की, आप बोलते हैं कि हमने जिस योजना में फ़ायदा दिलाया उस सब की आपके पास लिस्ट थी, तो आपके पास जो चुनाव प्रचार का टाइम मिला था वो किस चीज़ के लिए मिला था, पहली बात। दूसरा, आइटम की बात हुई, उस बात में मैं आगे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसमें, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या बोला वो भी सबको मालूम है। और आप ऐसा बोल के हमको उस बात पे आगे जाने से एक वाद विवाद जैसी ये स्थिति बनेगी। वही बात है, वही बनी आपकी पार्टी के लिए, वही एक मुश्किल। सही को सही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी माना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो भी कमलनाथ जी के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष को फिर साथ में अपराजिता जी जो बात राहुल गांधी ने की, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, आइटम को ही लेकर। और हो सकता है कि नेहा जो बोल रही है उसमें कुछ सच्चाई होगी। आपकी पार्टी के स्टार प्रचारक क्यों नहीं आए वो आप ज्यादा बेहतर जानती होंगी। मैं राजनीतिक रूप से दोनों के वाद विवाद में नहीं फंसना चाहता, लेकिन जहां तक आपका कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया और आपकी पार्टी को आगे बढ़ने से रोका, या आपको जनता के बीच में आपका जो जनाधार था उसको उन्होंने बहुत हद तक खत्म करने की कोशिश की, तो आपकी पार्टी क्या कर रही थी, आपकी पार्टी का कैडर क्या कर रहा था, आपकी पार्टी के नेता क्या कर रहे थे, आपने कैसे काउंटर किया? ये राजनीति है। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी यदि मुद्दे को उठा रही है तो आपको उसको काउंटर करना चाहिए था। जैसे महाराष्ट्र में आपकी पार्टी ने यदि सरकार बनाई है, मैं आपका प्रश्न समझ गई जी, आपकी पार्टी ने यदि सरकार वहां बनाई है तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी भी रो रही है कि इन्होंने मेरे साथ ये किया, हमारे साथ ये चुनाव लड़े थे, उसके बाद ये उसके साथ चले गए। ये तो जो पार्टी नुकसान में रहती है वो दूसरी पार्टी पर तोहमत लगाती है राजनीति में। लेकिन जहाँ पे कहा जा रहा था कि कमलनाथ जी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और उसके अलावा आपकी पार्टी में बहुत सर्वे हुए हैं, सर्वे के आधार पे कैंडिडेट आपने दिए हैं,
तो वो आपकी पार्टी की बात क्यों नहीं रख पाए, या फिर आपने अपनी पार्टी के उन नेताओं पे क्यों रिलाई नहीं किया जहाँ पे आपने भी दूसरी पार्टी से कैंडिडेट लेके चुनाव लड़े हैं, चाहे आपने बीएसपी का लिया हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का लिया हो। तो ये दोनों पार्टियों पर ये बात समान रूप से लागू होती है। इस पूरे चुनाव परिणाम को यदि यही ट्रेंड रहता है और यही चुनाव परिणाम में तब्दील होता है तो ये तो मान लिया जाएगा कि जो जीता वो सिकंदर। अब इसमें मैं बाकी बातें नहीं करता, ना आपकी ना नेहा जो बोलेंगी उसकी भी, क्योंकि उन सब बातों का बहुत ज़्यादा फील्ड पे कोई मतलब नहीं। दोनों पार्टियों को लोगों ने दोनों इन 15 महीनों में दो साल में देख लिया। एक बार भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया, एक बार अभी यदि ये रिजेक्शन का ट्रेंड है तो आपकी पार्टी को रिजेक्ट किया है। अगर आप देखें ना, वैसे भी आप देखें तो जनता के लिहाज से तो कोई बहुत बड़ी फायदेमंद चीज नहीं हुई। उनको तो 2-2 बार चुनाव में जाना पड़ रहा, वो भी कोविड के इस दौर में, महासंकट में उनको चुनाव में जाना पड़ रहा है। अब इसके लिए वजह क्या थी, किसने वजह क्रिएट की, असंतोष था या यहाँ दूसरी तरफ से अपॉर्चुनिटी थी, दोनों बातें जनता ने खूब देखी। पर नतीजे मायने रखते हैं कि क्या नतीजे दिए और कैसे एक्सेप्ट आप उसे करते हैं। अनूपपुर चलेंगे फिलहाल। राम भुवन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अपडेट वहां से दीजिए राम भुवन जी। जी सर, मैं बता दूं आपको कि ये जो अभी भाजपा प्रत्याशी हैं वो चौथे चरण में 7,009 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं विश्वनाथ जो हैं कांग्रेस प्रत्याशी हैं वह अपने ही बूथ क्रमांक 36 से बिसाहू लाल से हार चुके हैं, भाजपा प्रत्याशी से हार चुके हैं सर। चलिए, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी यहां भी लीड कर रही है और बीजेपी को यहां इस पूरे इलाके में अगर हम शुरुआती रुझान से देखें तो यहां से बीजेपी लगातार अपनी लीड बनाकर रखने में कामयाब रही है। कुछ और बड़े अपडेट्स भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता को रिटेन करती हुई, कायम करती हुई, आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। बिल्कुल आधे का फर्क है, 18 के ऊपर बीजेपी आगे चल रही, 9 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही। हालांकि अभी रुझान है और एक सीट के ऊपर अन्य जो है वो लीड करती दिखाई पड़ रही। मध्य प्रदेश में 28 के 28 सीटों पर रुझान आ गए हैं। दिलचस्प बात यह कि सब ने 28 के 28 सीटें जीतने का दावा किया, लेकिन बाद में बीजेपी का एक आंकलन आया कि 16 से 20 सीटें वो इस पर अपनी लीड देखते थे या उस पर जीत देखते थे और अब ये उसके करीब दिखाई पड़ता। हालांकि कांग्रेस का भी आंकलन था कि वो कम से कम 20+ सीटों पर लीड करेंगे या जीतेंगे, लेकिन फिलहाल वो दावा जमीन के ऊपर उतना सच नहीं दिखाई पड़ा। बसपा एक सीट के ऊपर बढ़त बनाकर रखे हुए है। ये जो एक अन्य आप देख रहे हैं सीट पर बसपा, और बसपा का एक बड़ा फैक्टर रहा है कि वो जिस बेल्ट में चुनाव हुए मध्य प्रदेश में उसमें खासा दबदबा रखती थी, या तो सेकेंड पोजीशन के लिए, या तो जीत को प्रभावित करने के लिए, या कम से कम किसी की जीत का समीकरण बिगाड़ने के लिए, और यहां पर भी ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ी बात ये शिरीष जी कि यहां जिस बेल्ट में चुनाव हुए उसमें जातिवाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और चुनाव वाले दिन जो हम मैनेजमेंट देख रहे थे, जातिवाद का गणित और ये मैनेजमेंट, इसने भी फेवर किया बीजेपी को। देखिए पुनीत जी, जो पिछला चुनाव है 2018 का चुनाव, जहाँ पे कांग्रेस की गेंद थी और जहाँ पे बीजेपी का गेंद था, तो प्रदेश के 2 हिस्से ऐसे बड़े हिस्से हैं जहाँ पर जातिवाद का खुले रूप से आपको देखने मिलता है राजनीति में। एक तो विंध्य अंचल है, बिल्कुल, और दूसरा ग्वालियर चंबल अंचल है, जहाँ पर जातिवाद प्रभावी रूप से आपको दिखाई देता है। तो कांग्रेस को जो बड़ा नुकसान हुआ था वो विंध्य अंचल में हुआ था, जहाँ पर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की जो लड़ाई थी उसमें कांग्रेस की ज़्यादातर सीटें कांग्रेस हार गई, और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हारेगी, तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना गढ़ बचाने में कामयाबी हासिल की। अब दूसरा इलाका आता है ग्वालियर चंबल। ग्वालियर चंबल वो इलाका है जहाँ पर जाति समीकरण आपको बहुत ज़्यादा प्रभावी दिखता है, ओवरग्राउंड दिखता है। विंध्य में भी है और वहाँ पर आपको कहीं अंदर दिखेगा, कहीं ओवरग्राउंड दिखेगा, लेकिन आपको ग्वालियर चंबल अंचल में ये जाति समीकरण है वो ओवरग्राउंड दिखता है। इसलिए बीएसपी का यदि प्रभावी क्षेत्र माना जाए तो प्रदेश में मध्य प्रदेश में 2 बड़े अंचल हैं जहाँ पर बीएसपी ने अपने कैंडिडेट हमेशा पिच किए हैं। वो एक तो सतना रीवा का इलाका है और दूसरा ये ग्वालियर चंबल का इलाका है। ऐसी स्थिति में जब पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से चुनाव हो रहे थे, ग्वालियर चंबल अंचल भी, मालवा अंचल भी है, मध्य हिस्सा भी था, उसके अलावा महाकौशल भी था, बुंदेलखंड भी था और निमाड़ इलाका भी था। इन सभी इलाकों में भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए। उसने सिर्फ अपने कैंडिडेट ग्वालियर चंबल अंचल में खड़े किए और उन सीटों पे किए जहां वो पहले कभी उनके विधायक रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उन्होंने इस चीज़ को भरपूर बनाने की कोशिश की कि कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में हमको फायदा मिले। हालांकि उन्होंने कोई अपने बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में नहीं उतारा, लेकिन जाति समीकरण उनके फेवर में था, क्योंकि जो सीटें थी वहाँ पर 2 बड़ी जातियाँ यदि हैं, उनके बीच में यदि बराबर के वोट हैं या उनके वोट में 19-20 है, तो एक
एक जाति को कांग्रेस ने पकड़ा, एक जाति को बीजेपी ने पकड़ा। कहीं पर यदि कांग्रेस बीजेपी ने दोनों ने एक ही जाति को पकड़ा तो बहुजन समाज पार्टी ने उसकी दूसरी जो जाति उसको उस पर ध्यान दिया, जहां पर दोनों एक ही जाति के कैंडिडेट थे और वहां पर बहुजन समाज पार्टी को लगा कि यहाँ पर ब्राह्मण को लड़ाने से फायदा था, तो उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट को भी लड़ाया है। जहां पर ये जो जिस सीट पर बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है वहां पर खासतौर पर आप देखेंगे कि ब्राह्मण कैंडिडेट को उन्होंने चुनाव लड़ाया और वही आगे चल रहा है। जी, राम प्रकाश राजौरिया। तो ये सब जो समीकरण थे वो वहां पर बहुजन समाज पार्टी को बहुत फेवर किए। और जैसे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं भांडेर से फूल सिंह बरैया, वो पहले बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और आज वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत पहले कांग्रेस में आ गए थे हालांकि, और वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा अपना कैंडिडेट खड़ा किया महेंद्र बौद्ध को, पर वो उतना प्रभाव पैदा नहीं कर पाया। बहुजन समाज पार्टी को उन्हीं जगहों पर फायदा मिला है जहां पर जाति समीकरण के हिसाब से चीजें कांग्रेस बीजेपी के हाथ से थोड़ी सी निकल गई और उनके हाथ में आती हुई दिखी। वहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उस हिसाब से फिक्स किए और उनके कारण ही उस जो ग्वालियर चंबल अंचल का जो समीकरण है वो भी 19-20 होता दिखाई दे रहा है। जी, बड़ा अपडेट जो है मुरैना से, और जिसके बारे में अभी श्री जी बात भी कर रहे हैं, यहाँ से बसपा कैंडिडेट हैं वो ही आगे चल रहे हैं, लगातार लीड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की इकलौती सीट जिस पर बसपा आगे चल रही वो मुरैना है और यहाँ से बसपा उम्मीदवार राम प्रकाश राजौरिया फिलहाल अच्छी खासी लीड लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी बात यह कि डबरा का भी एक अपडेट हमारे पास में आया, इमरती देवी आगे चल रही लेकिन लीड उनकी पहले के मुकाबले थोड़ी सी घटती हुई नजर आई है। उधर इसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि जिन सीटों के ऊपर जब अनुमान आया था, एग्जिट पोल आया था, तो सबसे ज्यादा चर्चा डबरा सीट की हुई थी। कई मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा था कि यहां से, क्योंकि इमरती देवी उनके लिए किया गया संबोधन, इसके बाद का कैंपेन, इसने पूरा कैंपेन एक तरीके से टर्निंग पॉइंट कहें तो बहुत गलत नहीं होगा शिरीष जी, और यहां पर उनकी जीत या उनकी हार या उनका मार्जिन वो भी बड़ा मायने रखता है। और अभी हम जहां तक देख पा रहे थे 800 के आसपास, 800,000 की लीड इसमें दिखाई पड़ रही मात्र। क्या लगता है आपको इसमें ये जो एक बयान था, एक स्टेटमेंट था, ये चुनाव पलट सकता है क्या एक सीट के ऊपर, ऐसा लगता है श्री जी? देखिए पुनीत जी, स्टेटमेंट का जो असर पड़ता है वो तो पड़ता ही है। मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की एक वर्किंग बताता हूँ चुनाव के समय की जो होती है। शुरुआती दौर में आपको हमेशा कांग्रेस चुनाव प्रचार में तेज दिखती है और वो दौर होता है जब भारतीय जनता पार्टी अपना बूथ लेवल पर और या मंडल स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना शुरू करती है, उनको सक्रिय करना शुरू करती है। और कांग्रेस जब बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी उस समय आराम से उनकी रणनीति को या उनके नेताओं के बयानों पर उनका ध्यान केंद्रित होता है। और जैसे ही वो उनके बयान आना शुरू होते हैं और उसमें कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, जैसे 3 चीज़ें यदि बात करूं कांग्रेस की, जो बड़े बयान थे जिसको शिवराज सिंह ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की, जो मोदी जी की भी स्टाइल है, जैसे उन्होंने चाय वाले को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, ऐसे ही शिवराज सिंह जी ने भूखा नंगा आइटम, इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने पक्ष में करके और उसको पूरा चुनाव कैंपेन को पलटने की उन्होंने कोशिश की और उसका कांग्रेस फिर उनके ट्रैप में फंसती चली गई और उसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव मुद्दों से भटककर उन चीज़ों पर चला गया जिनका चुनाव से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था। और ये हमेशा ही होता है चुनाव के समय कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि इस तरह के किसी ट्रैप में फंस जाती है तो वो उसके जो बेस लाइन होती है वहाँ से हट जाती है और दूसरी पार्टी को उसका फायदा मिलता है। चलिए, हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर भी इस वक्त जुड़ गए हैं, पहले उनसे थोड़ा अपडेट लेते हैं। सत्येंद्र, अपडेट दें वहाँ का। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि अगर जौरा विधानसभा की बात की जाए, बात बनाई हुई है और लगातार जो जौरा के प्रत्याशी हैं भाजपा के सुविधा सिंह रजौदा, वो लगातार बढ़त बनाए हैं। और सेकंड पोजीशन की बात की जाए तो वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी है पंकज उपाध्याय, वो सेकंड पोजीशन में चले आ रहे हैं। उसी स्थिति में अगर सुमावली की बात की जाए तो सुमावली विधानसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है अजब सिंह कुशवाहा, वो वहाँ जो मंत्री हैं पीएचई मंत्री ईदल सिंह कंसाना, उनसे आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और वो लगातार, जिस तरीके से कहा जाए तो लगातार अजब सिंह कुशवाहा जो कांग्रेस प्रत्याशी, वो बढ़त बनाए हुए हैं और ईदल सिंह कंसाना सेकंड पोजीशन में चले आ रहे हैं। उसी कंडीशन में अगर मुरैना की बात की जाए तो मुरैना में भी चूंकि बसपा प्रत्याशी रामप्रकाश राजौरिया सबसे आगे चल रहे हैं और सेकंड पोजीशन में कांग्रेस के राकेश मावई हैं।
और रघुराज कंसाना जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे वो थर्ड पोजीशन में चले आ रहे हैं। तो इसी क्रम में अगर दिमनी की बात की जाए तो यहाँ से कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया है वो सेकंड नंबर पे है, और कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर जो पहले पोजीशन में आगे चल रहे हैं यहाँ पे, और कांग्रेस यहाँ अच्छी बढ़त बनाकर लीड पकड़ के आगे है। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ सेकंड पोजीशन में है। उसी क्रम में अगर अंबा विधानसभा की बात की जाए तो अंबा विधानसभा में भी कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है, और जो बीजेपी के प्रत्याशी है कमलेश जाटव वो सेकंड पोजीशन में है। तो लगातार देखा जाए अगर मुरैना की बात की जाए 5 विधानसभा सीटों की, तो वहां पर 3 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, एक पर बीजेपी और एक पर बसपा। तो ये लगातार शुरू से भी कहा जा रहा था, तमाम सारे जो जानकार भी बता रहे थे कि एक सीट जो बीजेपी में बीएसपी की कहां से आ रही है, तो वो ऐसा लग रहा है कि मुरैना में जिस तरीके से बढ़त बनाई जा रही है तो बीएसपी कहीं ना कहीं मुरैना में बढ़त बनाएगी, और कांग्रेस की स्थिति भी 3 सीटों पर काफी अच्छी मजबूत बताई जा रही है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या हुआ कि पूरा जो मुरैना इलाका है उसमें बीजेपी को खारिज किया गया? क्या वहाँ पर जो बीजेपी के जो स्थापित नेता थे वो उन्होंने पार्टी को सहयोग नहीं किया? क्योंकि पार्टी एक जगह तीसरी पोजीशन पे भी जा रही है। नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। अगर तमाम जो बड़े लीडरों की बात की जाए, जो शिवराज सिंह चौहान, पीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मुरैना के हैं, और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये 2 बड़े नेता हैं जो मुरैना से आते हैं, और इन्होंने काफी जीतोड़ और मेहनत भी की, और नुक्कड़ सभाएं भी की, छोटी छोटी सभाएं और छोटी छोटी पंचायतें भी की। लेकिन उसके बाद अगर ये पोजीशन आ रही है तो कहीं ना कहीं ये भी है कि 70 से 75% जो कार्यकर्ता है या जो लोग टिकट के दावेदार थे, जो लंबे समय से भाजपा की लाइन में लगे हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी, वो सारे नाराजगी और कार्यकर्ताओं ने जो जिस तरीके से काम नहीं किया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जहां पर कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया वहां सेकंड, और जहां जैसे अगर जोरा की बात की जाए तो वहाँ कार्यकर्ताओं ने भी दम से काम किया, और कार्यकर्ताओं की मेहनत है जिससे कि बीजेपी वहाँ बढ़त बनाए हुए है। अगर मुरैना विधानसभा की पर्टिकुलर बात की जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं ये भी देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से जो बड़े नेता हैं उन्होंने काम किया, लेकिन जो टिकट के जो लोग दावेदार थे वो लोग या जो कार्यकर्ता हैं वो लोग उन्होंने काम नहीं किया। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। और एक और जनता के जहन में जो लंबे समय से चला आ रहा था कि टिकाऊ और बिकाऊ, तो वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सत्येंद्र जी, आपने टिकाऊ बिकाऊ की बात की, लेकिन पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में यही मुरैना जिले में ही इसका प्रभाव क्यों ज़्यादा दिख रहा है? और दूसरी बात, जैसा आपने बोला बीजेपी के जो सूबेदार सिंह राजौदा हैं वो आगे चल रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं जो बहुजन समाज पार्टी के सोने राम कुशवाहा हैं उन्होंने क्या कांग्रेस के वोट काटे जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है? क्योंकि ये जो जिला है यहाँ पर बीएसपी का फैक्टर कांग्रेस को कहीं फायदा पहुंचा रहा है, कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो जिस सीट की बात कर रहे हैं, जौरा सीट की बात कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस को नुकसान बहुजन समाज पार्टी के कारण हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल ये भी बिल्कुल कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर बात की जाए पुराने आंकड़ों की या 2018 की बात की जाए तो 2018 में यहाँ सूबेदार सिंह राजौदा प्रत्याशी थे, बनवारी लाल जापताप थे और मनीराम धाकड़ थे, तो धाकड़ों का भी एक बड़ा वोट बैंक है। लेकिन इस बार धाकड़ों का जो वोट है वो बिल्कुल खाली रहा, और जो कुशवाहा वोट है, जो धाकड़ वोट बीएसपी में जाता वो पूरा बीजेपी में चला गया। तो कहीं ना कहीं बीएसपी के प्रत्याशी जो डाउन पोजीशन में चल रहे हैं और उन्होंने जो वोट काटे हैं वो कांग्रेस के ही वोट काटे हैं। तो इसकी ये भी एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है जिसके लिए ये लीड बनाए हुए हैं। ये कहने में भी कोई वो नहीं है कि जो बीएसपी का जो वोट था, जैसे बीएसपी से मनीराम धाकड़ यहाँ से विधायक भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धाकड़ों का भी एक बड़ा वोट बैंक है, वो इस बार पूरा का पूरा बीजेपी में आया है। और अगर चुनावी सभाओं की बात की जाए तो यहाँ शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिक ने भी गांव-गांव जाकर सभाएं की। इसका मतलब सत्येंद्र जी ये माना जाए कि पूरे प्रदेश में यदि बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा प्रभाव अपना पैदा किया है तो मुरैना में किया है, चाहे वो उसने एक सीट पे अपनी खुद की बढ़त के रूप में, और बाकी जो 4 सीटें हैं वहां पर भाजपा कांग्रेस को अलग अलग स्तर पर नुकसान पहुंचाने को लेकर। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। चूंकि मुरैना की सीट पे तो पहले से ये जनाधार चला रहा था, लगातार लोगों की कह रहे थे, और अगर जानकारों की बात की जाए तो जानकार भी लगातार कह रहे थे कि चूंकि हाँ डिफरेंट इतना था कि जौरा और मुरैना इनमें से एक सीट बीएसपी को जानकार भी दे रहे थे
और जो जनता थी वो भी अवाती, लेकिन जौरा कहीं ना कहीं डाउन पोजीशन में आई है, क्योंकि बीएसपी का जो वोट था वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हुआ है, और जो कांग्रेस का वोट है वो बसपा की तरफ डाइवर्ट हुआ है। और जो बूथ लेवल की अगर कार्यकर्ता की बात की जाए तो बीजेपी का वहां बड़े स्तर पे जो कार्यकर्ता ने बढ़िया बारीकी से काम किया है, जिसके भी परिणाम स्वरूप है। और जो धाकड़ों का जो बड़ा एक वोट बैंक है वो सीधा सीधा बीजेपी की तरफ आया है, तो इसका भी एक बड़ा अंतर आया है। और अगर मुरैना विधानसभा की बात की जाए तो मुरैना विधानसभा में बिल्कुल बीएसपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, शुरुआत से ही अब तक बढ़त बनाई है। और ये लग रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता या बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, लीडरों ने तो काम किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से अगर काम करना मेहनत करनी चाहिए थी तो वो नहीं कर पाए, जिसका भी एक बड़ा कारण देखने में आ रहा है कि बीजेपी यहाँ थर्ड पोजीशन में और कांग्रेस सेकंड पोजीशन में है। जी सत्येंद्र जी, क्या ये माना जाए कि बड़े नेताओं ने दिखाने के लिए काम किया? क्योंकि सारे बड़े नाम हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वीडी शर्मा हैं और जो दूसरे वहाँ के नेता हैं। इसके अलावा ये क्या जो कैंडिडेटों की शिफ्टिंग हुई है, जैसे सोनेराम कुशवाहा पिछली बार सपा से चुनाव लड़े थे और सूबेदार सिंह राजौदा जो थे वो मेरे ख्याल से ये कांग्रेस में थे, तो मुझे लगता है कि आपस में कैंडिडेट्स की जो शिफ्टिंग हुई है उसका भी नुकसान हुआ है क्या पार्टियों को? नहीं, अगर जौरा विधानसभा की बात की जाए तो जौरा विधानसभा की यथास्थिति बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां उपचुनाव है, चूंकि बनवारी लाल शर्मा थे, उनका देहांत हो गया, उसके बाद बीजेपी से यहाँ प्रत्याशी सूबेदार सिंह रजौदा ही थे। लेकिन इस बार एक चीज ये देखने में आई है, जो बनवारी लाल जी का जो एक वोट बैंक था, बनवारी लाल जी का जो जनाधार था, और एक यहाँ पे जौरा में सबसे बड़ा अंतर ये देखने में आ रहा है कि जो पंकज उपाध्याय, कई बार ये मुद्दे भी आए निकल के कि बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी का है, और चूंकि सूबेदार सिंह रजौदा है वो वही जौरा विधानसभा के रहने वाले हैं, जौरा में उनका गांव है, तो ये भी है। और दूसरा जो बसपा हर बार वहां बढ़त बनाती थी, बसपा अच्छी फाइट में रहती थी, तो वहां भी एक सबसे बड़ा वो आ रहा है कि जो क्या नाम है, बसपा के जो प्रत्याशी है सोनीराम कुशवाहा, वो सपा से भी, तो लोगों के दिमाग में ये थी कि पता नहीं ये कहीं दल बदलू वाला हिसाब तो नहीं चल जाए, ये कहीं पहले सपा से लड़े फिर बसपा में आ गए, उस बसपा से हालांकि 2 बार वो विधायक भी रहे हैं। तो लेकिन अगर देखा जाए तो जो धाकड़ वोट बैंक था वो इस बार बसपा पर ना जाते हुए बीजेपी की तरफ डाइवर्ट किया है, वो पूरा का पूरा वोट है जो बीजेपी की तरफ मूव कर गया है। तो इसका मतलब आपकी यदि जौरा विधानसभा का पूरी तस्वीर देखी जाए तो लोगों ने स्थानीय और स्थायी पर मोहर लगाई है। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सहने में कोई वो नहीं है, क्योंकि पंकज उपाध्याय का जैसे ही कांग्रेस से टिकट हुआ था तो पहले तो लोगों ने उन्हें बाहर ही बताया कि इंदौर के हैं, लेकिन हालांकि उनकी बात की जाए यहाँ पूरा परिवार है तो वो अंबा विधानसभा के रहने वाले हैं, लेकिन इंदौर में पढ़े लिखे, इंदौर में ही बिजनेस किए, तो ये भी काफी मुद्दा है। और कांग्रेस के जो स्थानीय नेता थे, जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो जिस स्थिति से काम करना चाहिए थे वो भी नहीं किया। और जो भी अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मैनेजमेंट में भी इस बार पीछे रही है जौरा विधानसभा। चलिए, और ये मैनेजमेंट में पीछे रहना या अकेले अकेला लड़ाना, ये तो हर जगह के लिए ओवरऑल पिक्चर दिखाई पड़ी, और कैसे बयानों को भी उठाया जाता है कैंपेन में, ये भी एक तरह से फिर बीजेपी की टीम ने दिखाया। बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, वापस आपके पास लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। और इस वक्त हमारे साथ में भोपाल स्टूडियो में कांग्रेस और बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। स्वदेश शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से और रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। रजनीश जी और स्वदेश जी, नमस्कार, आपको बहुत स्वागत है। आज रजनीश जी की मुस्कान देखते ही बनेगी। रजनीश जी, इस समय जो रुझान है वही नतीजों में बदलेंगे? जी नमस्कार। ईश्वर की इच्छा से मुस्कान तो अपनी सदा एक जैसी रही है, लेकिन स्वाभाविक है रुझान, एग्जिट पोल, चाहे वो एजेंसीज के एग्जिट पोल हों और चाहे वो इंडिविजुअल्स लेवल पर वरिष्ठ पत्रकारों के अनुमान आकलन हों, सब एक जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो सामने प्रकट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जनता जनार्दन के बीच में किए हुए काम कभी बेकार नहीं जाते, जनता जनार्दन की भावनाओं का सम्मान कभी बेकार नहीं जाता। अहंकार का दहन हर समय होता है, चाहे वो रामायण काल में हो चाहे आज हो, अहंकार को जनता कतई स्वीकार नहीं करती और ये परिणाम बता रहे हैं। तो मान सम्मान के मुद्दे हों या रोटी कपड़ा मकान के मुद्दे हों, पढ़ाई लिखाई दवाई के मुद्दे हों, हर एक मुद्दा जनता के लिए काम करता है, महत्वपूर्ण है। और उसी तौर पर ये नतीजे स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। भले ही रुझान हो लेकिन नतीजे की फॉर्मेट में है।
और आने वाले में जब पूरे परिणाम आ जाएंगे तो इस पिक्चर जो जिसे कह रहे हैं कि वो क्लियर होगी तो वो भी सामने उजागर हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार तस्वीर है वो वाकई मध्य प्रदेश के लिए सुखद तस्वीर है। स्वदेश शर्मा साहब, ये चुनाव क्यों हो रहे हैं? ये चुनाव गद्दारी की वजह से हो रहे हैं? ये चुनाव किस तरीके से खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए उस वजह से हो रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने तमाम ये तर्क रखे, ये चीजें जनता के बीच में रखी। ऐसा क्या हुआ कि इतना कुशल नेतृत्व जिसका दावा लगातार था, इसके बावजूद जनता ने साथ ज्यादातर जगहों पर नहीं दिया? कम से कम अब तक के रुझान ये दर्शा रहे हैं और कुछ जगहों पर लीड इस तरह की है कि इसका पूरी तरह पलट पाना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ पूरा देश जानता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव क्यों आ रहे हैं। कांग्रेस को 2018 में जनता ने जनादेश दिया था कि आप सत्ता में आइए और शिवराज सिंह जी को घर बैठाने का काम किया था। किस तरह से सरकार इन्होंने बनाई है किसी से छुपा नहीं है। हम जनता के बीच अपने 15 महीनों के किए गए कार्यों को लेकर गए, जनता ने स्वीकार किया, ज़बरदस्त सहयोग मिला, समर्थन मिला और हमें आज भी पूरा भरोसा है कि अभी परिणाम आने दीजिए। अभी रुझान है और रुझान को परिणाम मान लेने बहुत जल्दबाजी होगी, अभी बहुत वक्त है। अभी मैंने देखा 1-2 सीटों पे तो 143 का अंतर है, इस तरह के अंतर भी हैं। तो रुझान को जरा आने दीजिए। अभी 25 राउंड से ज़्यादा में कई जगह गिनती होना है और अभी 10-12 राउंड हुए हैं, पूरी गिनती होने दीजिए, फिर आगे कुछ कह पाएंगे। हाँ, इतना मैं जरूर जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव आम चुनाव नहीं था, ये सामान्य चुनाव नहीं था, ये चुनाव उपचुनाव था। इस चुनाव में सरकार से चुनाव था जनता का, जनता और सरकार के बीच चुनाव था। सरकार ने जिसमें धन तंत्र जनतंत्र जितना वो लगा सकते हैं धन बल सब कुछ लगाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने कांग्रेस को स्वीकार किया है। अभी आगे आने देख लीजिए, परिणाम आने दीजिए, तब बात करते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम चर्चा कर रहे थे। स्वदेश शर्मा साहब ये कह रहे थे कि अभी पूरे नतीजे तो आने दीजिए, अभी तो केवल शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर के रुझान है, लेकिन इन रुझानों में कुछ जगहों पर मार्जिन इतना ज़्यादा बढ़ गया है और ज़्यादातर जगहों पर मैं कहूँगा रुझान में इतना मार्जिन दिखाई पड़ रहा है कि इसका पूरी तरह पलट पाना थोड़ा सा मुश्किल है।